ओके, हेलो एवरीवन। कोलराश लॉ जो कि पढ़ रहे थे हम, तो उसमें मैंने बताया था किसी भी अगर कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, एक मिनट में थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ, वेट। इट इज आई थिंक ठीक है। ओके, तो कोलराश लॉ में मैंने बताया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी भी आप कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कौन सी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कौन सी कंडक्टिविटी थी, जो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपने वाटर ऐड कर दिया है, या फिर जो भी सॉल्वेंट जिसमें भी आपने सॉल्यूशन बनाया है, तो जनरली तो सॉल्यूशन हमारे वाटर में ही बनते हैं, इसलिए मैं वाटर बोल देती हूँ। तो डायल्यूशन का मतलब है कि जो भी आपने सॉल्वेंट डाला है, अगर वो आप बहुत एक्सेस में डाल दें, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लेके समझाया था कि एक शुगर सॉल्यूशन की डायल्यूशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको डाइल्यूट कर दिया है, तो उस टाइम पर उस जो सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट जो डिजोल्व है, जैसे NaCl जो डिजोल्व है वो 1 मोल है, 1 मोल सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया गया है, और उस सॉल्यूशन का आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है, एट दैट टाइम योर मोलर कंडक्टिविटी विल बी कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। हम जनरली उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट आपका 1 मोल होता है। बट अगर इस सॉल्यूशन का आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, तब हम इसी कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कोलराश लॉ ने जो अपना लॉ दिया है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए है, ठीक है। याद रखना कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके कैटायन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, और उसके अनायन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, उसका सम होगा। फिर मैंने आपको दूसरी इक्वेशन बताई थी 3.25 की, ये इसी का ही थोड़ा सा एनहांस वर्जन है कि EM नॉट इज इक्वल टू, EM नॉट क्या था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसको हम लैम्डा M नॉट भी कहते हैं, नॉट कुछ नहीं होता, ये ऊपर 0 लिखा होता है ना, इसको नॉट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको लैम्डा M नॉट भी आप किसी बुक में देख सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, EM नॉट और लैम्डा नॉट एक ही बात है, जो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की सिंबल है। तो V पॉजिटिव आपका क्या था, नंबर ऑफ कैटायन थे, और V नेगेटिव आपके नंबर ऑफ एनायन थे। तो इन केस अगर आपके नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ अनायन 1 से ज्यादा होते हैं, जैसे कि NaCl में तो एक कैटायन था एक अनायन था, तो सिंपल सम कर दिया, ठीक है। हो सकता है किसी में 2 कैटायन हो और एक अनायन हो, तो आपको यहाँ पर कैटायन को मल्टीप्लाई, कैटायन की जो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, कितने कैटायन हैं। अगर यहाँ पर 2 कैटायन निकलते हैं तो V पॉजिटिव की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। सिमिलरली V नेगेटिव विल टेल यू द नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। अगर 2 अनायन है, 3 अनायन है, जितने भी हैं, तो आपको अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जितने नंबर ऑफ अनायंस होंगे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी इस कोलराश लॉ की इतना, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है कोलराश लॉ, तो कारण क्या है, क्योंकि देखो जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, उनकी तो हम जनरली कंडक्टेंस मेजर कर लेते हैं इजीली, ठीक है। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना आपके, लाइक जैसे एसिटिक एसिड, इनकी कंडक्टिविटी मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली बात देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला है, क्योंकि ये इजिली डिसोसिएट नहीं होते, मतलब दे हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझ गए ना, लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब दे विल नॉट डिसोसिएट इजिली, ठीक है। तो जब तक वो डिसोसिएट नहीं होगा आयंस में, तब तक उसकी कंडक्टिविटी भी कुछ ज्यादा नहीं होगी, मतलब कंसिडरेबल नहीं होगी, समझ में आया। जब तक इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, तब तक कंडक्टिविटी भी ज्यादा नहीं होगी। इसी वजह से तो जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे एसिटिक एसिड का, पानी में, सपोज करो हमने वाटर में बनाया है, तो इनिशियली जो होता है कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, हम मतलब उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ओके,
कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप इस सॉल्यूशन में का डाइल्यूशन करें, मतलब इसमें वाटर आपने और ऐड कर दिया, विद एडिशन ऑफ वाटर क्या होगा या विद डाइल्यूशन क्या होगा कि जो आपका एसिटिक एसिड है ना, जितना ज्यादा आप डाइल्यूट करोगे उतना ज्यादा ये एसिटिक एसिड डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, जब आपने इसको सॉल्यूशन बनाया तो हमें पता है ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा, तो जो कंडक्टिविटी थी वो बहुत कम आ रही थी, ठीक है, मतलब कंसिडरेबल अमाउंट नहीं था, सिंपल सी बात है। बट जैसे मैंने इसको डाइल्यूट करना शुरू किया तो इसका जो डिसोसिएशन था वो फास्टर होने लगा, मतलब तेजी से होने लगा। ये एसिटिक एसिड या कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो बढ़ जाता है, वो ज्यादा डिसोसिएट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनका जो डिसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, एकदम रैपिडली इंक्रीज करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको एकदम रैपिड इंक्रीज दिखेगा कंडक्टिविटी में, और वो जो रैपिड इंक्रीज है उसको भी मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब देखो मैं बताती हूँ आपको, ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। जो हमने ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया था ना डी बाय हक्कल, हाँ ये देखो ये वाला जो ग्राफ था, तो वो KCl का आप ग्राफ देख रहे हो, एक स्मूथ ग्राफ है डिक्रीजिंग पैटर्न में। मतलब अगर कंसंट्रेशन इतनी बढ़ी तो कंडक्टिविटी इतनी घटी, अगर थोड़ी और बढ़ी तो ये इतनी और घटी। मतलब आप एक जजमेंट निकाल सकते हो कि कितनी कंसंट्रेशन बढ़ने से कितना डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो है बिल्कुल स्मूथ है और एकदम डिक्रीजिंग पैटर्न में है, एकदम कंटिन्यूस सा है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है वीक एसिड का जो ग्राफ है या जो प्लॉट है, आप देखो ये क्या कर रहा है, जब आपकी कंडक्टिविटी मान लो बहुत ज्यादा है 0.4 आपकी कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा है 0.4, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, है ना, कर रहे हो ना डिक्रीज, देखो थोड़े डिक्रीज करने पर आपने देखा 0.2 से, मतलब मान लो ये 0.25 है वैल्यू सपोज करो, यहाँ तक भी कंडक्टिविटी में कोई इंक्रीज ज्यादा दिखा नहीं, है ना। ये जो लाइन है ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल सी लग रही है ना, मतलब मैं डायल्यूशन कर रही हूँ बट कंडक्टिविटी में कोई इंक्रीज दिख नहीं रहा मेरे को। फिर क्या हुआ कि फिर मैंने थोड़ा और डायल्यूट किया, डायल्यूट करने का मतलब क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम करना, ठीक है। तो मैंने थोड़ा और डायल्यूट किया तो देखा थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ी है ना, देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये हल्का सा, तो मतलब थोड़ी कंडक्टिविटी मेरी बढ़ी। जब मैं बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, मतलब कंसंट्रेशन मेरी जीरो, कंसंट्रेशन जीरो की तरफ अप्रोच करना मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एग्जैक्टली जीरो नहीं होती, मतलब वी कंसिडर कि हमने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो नियर बाय नेग्लिजिबल हो गया, नेग्लिजिबल नहीं होगा बट जिसका वैल्यू बहुत कम होता है, वेरी लो होता है, तो हम उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। देखो जैसे इसको हमने इतना डाइल्यूट किया, लाइक यहाँ पर इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे आते ही जब आपने इसको इतना डाइल्यूट किया, देखो कंडक्टिविटी कैसे एकदम से उछाल मार गई, है ना, उछाल मतलब सडन राइज आ गया। यहाँ पर मान लो सपोज करो कंडक्टिविटी आपकी 150 के अराउंड थी, तो जैसे हल्का सा आपने और डाइल्यूट किया तो कंडक्टिविटी 400 के अराउंड पहुंच गई है। मतलब जो ग्राफ है ना, आप उसमें इस जो प्लॉट है एसिटिक एसिड का, उसमें आप एक जजमेंट नहीं निकाल पाओगे कि कितना डिक्रीज होने से कितना कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, ठीक है। इनिशियली बढ़ ही नहीं रहा था, फिर थोड़ा और डिक्रीज किया तो थोड़ा सा बढ़ा, फिर एकदम से इनफाइनाइट डायरेक्शन पे आते बहुत ज्यादा राइज कर गया। तो मतलब जो ग्राफ है ना उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, एक बैलेंस नहीं बना हुआ कि कितने कंसंट्रेशन से कितनी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से कितना कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, ऐसा कुछ सीक्वेंस हमको इस प्लॉट से समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम उसको जज ही नहीं कर पाएंगे, और जब आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया था तब वो इतनी कम है कि उसको मेजर करना ही बहुत मुश्किल का काम होगा। देखो ये जो वैल्यू है ना ये ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है, 0.1 होगा, सपोज करो 1 होगा, 2 होगा, लाइक बहुत कम है, ठीक है, इसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जो प्रॉब्लम होता है दैट इज योर कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो उसको कैसे मेजर करें, ठीक है। तो उसके लिए अब प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे पास सिचुएशन थोड़ी ऐसी आ रही है कि या तो है ही नहीं वैल्यू, बिल्कुल जीरो है, या फिर अगर बढ़ रही है तो एकदम से इतनी बढ़ रही है कि पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हमने जो ये जो कोलराज लॉ है इसकी हेल्प से हम
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। देखो बहुत अच्छा दिमाग लगाया गया है इसमें कि कैसे मेजर करनी है। नॉर्मल बंदे तो नहीं समझ पाते, चलो बट जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने तो सोचा कि कैसे निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, अल्फा क्या होता है। अल्फा वैसे ये जो टर्म आती है वो सेकंड चैप्टर में आ जाती है, बट इस बार जो है कि वो पोर्शन आपका रिमूव हो गया है सिलेबस से, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, ठीक है। तो अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा ये बताता है कि कितना इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। तो अल्फा की जो वैल्यू होती है ना वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अल्फा 1 का मतलब क्या है? अल्फा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1 है। अल्फा इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट आपका डिसोसिएट हो गया है। अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.5 है तो मतलब आपका 50% जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो गया है, 50% नहीं हुआ है, ठीक है। क्लियर? तो आप समझ रहे हो ना, अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। मिनिमम 0 है अगर बिल्कुल नहीं डिसोसिएट होता, मैक्सिमम 1 है जब डिसोसिएट कंप्लीटली हो जाएगा सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपका अल्फा की वैल्यू 1 रहती है क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सारा का सारा डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। क्लियर? अब देखो कैसे निकालनी है आपने अपने उसकी वैल्यू। पहले तो मैं आपको वही दिखाऊंगी, ये वाला इक्वेशन मैं भी आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ वीक की कैसे निकालते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझेंगे हम। यहाँ पर आपको दिया गया है, एक मिनट, किसी के दी गई है वीक की निकाली हुई है। हाँ देखो ये है आपका एग्जाम्पल 3.8। हाँ 3.8 है। EM0 मतलब समझिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सोडियम क्लोराइड HCl और सोडियम एसीटेट। व्हाट इज दिस? सोडियम एसीटेट। फॉर्मूला क्या होगा जी? CH3COONA। लिख लीजिए CH3COONA। इनके तीनों की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो दे दी गई है। फर्स्ट की 126 पॉइंट समथिंग है, इसकी HCl की 425 पॉइंट समथिंग है एंड थर्ड वन की 91 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। आगे देखो यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स, ठीक है। तो ऐसा यूनिट नहीं है, CGS है, बट कोई चक्कर नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर HAC। ये है आपका एसिटिक एसिड का सिंबल, ठीक है। मतलब इसी में दिखेगा आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स वाले चैप्टर में ही, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं इस तरह के सिंबल, बाकी ऑर्गेनिक में नहीं दिखेगा। इसका मतलब होता है CH3COOH, ठीक है। AC represent your acetate group, that is your CH3COO। क्या होता है? CH3COO, that is your acetate group। H क्या है? जो उसके साथ हाइड्रोजन लगा होता है, क्योंकि वो एसिड है ना, हाइड्रोजन उसके साथ होगा। तो HAC represent acetic acid and formula is your CH3COOH। तो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब सबको पता है ये वीक एसिड है, सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक एसिड भी है, दोनों ही है। तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है। देखो अब लगाया हमने कोलराज लॉ अपना, ठीक है। मतलब अगर ये इसकी हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो कोलराज लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो कैटायन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और अनायन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उनका सम होगी। इसमें कैटायन कौन सा होता है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इज योर कैटायन। बाकी जो बचा हुआ ग्रुप है कौन सा? एसीटेट ग्रुप। एसीटेट ग्रुप कौन सा है? CH3COO नेगेटिव, ठीक है। ये आपका अनायन है, ठीक है। इन दोनों की कंडक्टिविटी का सम होगा, ठीक है। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन में नहीं दी गई है, बट क्वेश्चन में कुछ दिया गया है। क्या दिया है? NaCl दिया है, HCl दिया है और NaAC दिया है, और इन तीनों की मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, इन्होंने एक टेक्निक लगाई। क्या टेक्निक लगाते हैं जी? अगर हम HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लें, HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगी जी? EM0 HCl किसके इक्वल होगा?
लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, है ना, अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ। लिख दिया जी, HCl का तो हमने लिख दिया। अभी जो कोलराश लॉ लगाना है वो लगाओ सोडियम एसिटेट पे। ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा नोट AC नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट सोडियम पॉजिटिव। बस कैटायन और अनायन का समी तो किया है। अब देखो इन्होंने इन दोनों को ऐड किया है, फिर NaCl को इसमें से माइनस किया है, NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को माइनस किया है। हैव पेशेंस, अगर समझ में नहीं आ रहा बस अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस कर दो सोडियम क्लोराइड की, किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा नोट Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नोट Na पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। हो गया जी। ऐसा क्यों किया है, अभी मेरी बात देखो, यहाँ पर H पॉजिटिव है, यहाँ पर Cl नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर भी Cl नेगेटिव है, बट ये माइनस में किया है, तो मतलब ये जो Cl नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो इससे कट जाएगी, है ना, कट गई। लेकिन अब देखो यहाँ पर लैम्डा नोट Na पॉजिटिव है, यहाँ पर भी लैम्डा नोट Na पॉजिटिव है, बट ये पॉजिटिव साइन वाला है, ये नेगेटिव साइन वाला है, तो इसको भी इसके साथ कट कर दो, कट गया। तो Cl से कट गया है, सोडियम पॉजिटिव से कट गया है, बचा क्या, बच गया आपका लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट AC नेगेटिव। यही तो आपको निकालना था, है ना, यही निकालना था ना। तो ये जो हमने वैल्यू है वो हमने इन तीनों की हेल्प से निकाल ली है, हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू नहीं थी, तो हमारे पास इन तीनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है ना। तो हमने क्या किया, इसको डिराइव करने के लिए पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इन तीनों में से मेरे पास H पॉजिटिव और AC नेगेटिव कैसे आएगा, है ना, सिंपल सी बात है, आपको देखना है इन तीनों में से अगर मैं इन तीनों की लिमिटिंग, इन पे तीनों पे कोलराश लॉ लगाऊं और फिर देखूं कि कैसे मेरे पास H पॉजिटिव और AC नेगेटिव आएगा। अब सिंपल सी बात है, H पॉजिटिव कहाँ से आ सकता है, HCl से आ सकता है, क्योंकि NaCl में तो H है नहीं, है ना, तो H कहाँ से आएगा, HCl से आएगा ना, इसलिए उसने पहले HCl ले लिया, है ना, HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ली और उस पर कोलराश लॉ लगा दिया, सिंपल सी बात। फिर Na अब AC नेगेटिव है, दूसरा AC नेगेटिव है, ये कहाँ से आएगा जी, पहले वाले में तो है नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है, तो इसलिए उसने थर्ड वाले को ऐड किया, और कोलराश लॉ लगाया इसके ऊपर, तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो AC नेगेटिव और सोडियम प्लस के इक्वल है। अब देखो जब आपने इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आप देखोगे कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे H पॉजिटिव चाहिए जो कि आपकी फर्स्ट टर्म है, और मुझे चाहिए AC नेगेटिव जो कि आपकी थर्ड टर्म है। मुझे Cl नेगेटिव नहीं चाहिए और मुझे Na पॉजिटिव भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, बाकी किसी की नहीं चाहिए, है ना, यही मुझसे पूछिए। तो इस Cl नेगेटिव का और इस सोडियम पॉजिटिव का क्या करूं, तो ध्यान आया कि NaCl की दे रखी है, तो NaCl से माइनस कर देती हूँ। तो जब इस पे लगाओगे कोलराश लॉ लगाओगे तो क्या होगा कि माइनस का साइन कर देना बाहर और ब्रैकेट में लिखना लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, ठीक है। NaCl की के ऊपर आपने कोलराश लॉ लगा दिया तो इनको आयंस में चेंज कर दो, सिंपल सी बात, और कुछ नहीं करना। तो ये माइनस के हो जाएंगे क्योंकि ये इस पूरी वैल्यू को हमने इन दोनों वैल्यू से माइनस करना है, ठीक है। अब इससे जब माइनस करोगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो इधर हमारे पास एक्स्ट्रा थे वो कट जाएंगे, बचा के आपके पास H पॉजिटिव और AC नेगेटिव, है ना। ये इक्वेशन बन गई, मतलब करेक्ट है, जो मुझे चाहिए था वही बन रहा है, एक्स्ट्रा कोई भी आयन या अनायन या कैटायन मेरे पास नहीं आ रहा। अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस HCl की लिया ना आपने, HCl की वैल्यू डाल दो, लैम्डा नोट HCl, NaAC का लिया तो लैम्डा नोट NaAC, माइनस किसको किया है, लैम्डा नोट NaCl को माइनस किया है। अब इनकी जो वैल्यू है जो कि फॉर्मूला जो कि क्वेश्चन में गिवन है उसको पुट कर दो जी। HCl की वैल्यू है 425.9 पुट की, और HCl की कितनी है, सॉरी NaAC की कितनी है 91, माइनस किसको करना है, सोडियम क्लोराइड को माइनस करना है NaCl को, दैट इज 126.4। इसको जो माइनस करके मतलब इसको प्रॉपर सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई। मतलब समझ में आया कि कितना मतलब सिंपल था ये, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि जो गिवन है ना आपको इलेक्ट्रोलाइट और जिसकी आपको फाइंड आउट करनी है ना, कुछ आपको गिवन डेफिनेटली होगा और कुछ आपको फाइंड आउट करना होगा किसी का। तो आपको ये देखना है कि गिवन में से इसके आयंस कैसे बनाऊं, मतलब इसके आयंस कैसे, जैसे मैंने इसमें H पॉजिटिव और AC नेगेटिव चाहिए था ना, तो ये कैसे निकालूं, इन तीनों में से कैसे निकाल सकती थी,
पहले को तीसरे से ऐड किया तो H पॉजिटिव यहाँ से मिल गया और AC नेगेटिव यहाँ से मिल गया। बट ऐड करने के दौरान मैंने देखा कि सोडियम भी साथ में आएगा, Cl भी साथ में आएगा, है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों को ऐड कर रही हूँ। फिर इनको सोडियम और Cl तो मुझे नहीं चाहिए थे, तो मैंने NaCl को इसमें से माइनस कर दिया ताकि सोडियम और Cl जो इधर एक्स्ट्रा थे, ये सेकंड और फोर्थ नंबर पे पड़े हैं, ये इनसे कट जाएं, ठीक है, कैंसिल हो जाएं। ओके, अब ये तो आपकी थी कि कैसे आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली है बाय यूजिंग कोलराश लॉ। अभी जो मैं चीज आपको समझाने वाली थी कि हाँ, जो मैंने आपको बताया कि अल्फा की वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। अल्फा 1 का मतलब है 100% डिसोसिएशन, अल्फा 0.5 का मतलब है 50% डिसोसिएट हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन किसका है? इलेक्ट्रोलाइट का है, जिसकी आप कंडक्टिविटी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अल्फा के लिए फॉर्मूला भी है, तो अल्फा आप कैसे और निकाल सकते हो, देखो लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट, ठीक है। लैम्डा एम क्या था आपका? मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम नॉट क्या है आपकी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब जो आपने इनफाइनाइट डायल्यूशन पर पढ़ी है, कैलकुलेट की है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज योर अल्फा, ठीक है। ओके, उसके बाद अब एक चीज हो रहा है, हमने एक और टर्म डिफाइन किया है दैट इज योर डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट सिंबल है Ka, ठीक है, दिस इज सिंबल फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है ना, ये आपने उसे पढ़ा हुआ है 11th में, ये वाली इक्वेशन, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज योर C अल्फा स्क्वायर, Ka की बता रही हूँ मैं वैल्यू, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। C इज योर कंसंट्रेशन, अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या करोगे आप, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, कौन से वाली, जो आपने यहाँ पे 3.26 में देखी थी, लैम्डा बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। पुट कर दिया, पुट करके आप देख लेना कैलकुलेट करके, सिंपल ये ऐसी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, C लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो आपको एज सच ये तुम याद रखो ना रखो, बट ये याद रखो और अल्फा की वैल्यू पुट करो। अगर इनकेस कभी पूछता तो आपको सिर्फ इसमें लैम्डा एम और लैम्डा नोट, ये जो अल्फा की जो वैल्यू है लैम्डा एम और लैम्डा एम नोट के टर्म में, वो पुट करके आप फाइनल आंसर बता सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये आपका कोलराश लॉ था। आई थिंक इसके बाद देखो, इसके बाद जो टॉपिक है वैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब सिलेबस से रिमूव हो गया है, फैराडेज लॉ रिमूव हो गए हैं। मतलब ये बड़ा, ये वाले जो टॉपिक थे ना, मतलब इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते थे, बैटरीज की सारी इक्वेशंस, ये सो ये कुछ नहीं करना है आपको। बट इसमें मैं आपको एक चीज हल्का सा बताऊंगी जरूर, हालांकि कहने वाले कह रहे हैं कि सिलेबस से हट गया है, मेंशन भी है, बट मुझे लगता है कि उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन देना जरूरी है 12th क्लास के स्टूडेंट को। इलेक्ट्रोलिसिस में आपको बताना चाहती हूँ हल्का सा, अगर मुझे कहीं दिख जाए कोई सेल। आपको मैंने बताया कि दो तरह के सेल होते हैं, एक तो आते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरे क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हो, ठीक है। अब मुझे दिख नहीं रहा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो बस रिवर्स होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल में होता है ना उसका रिवर्स होगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने पढ़े कैसे से होते हैं ना, दो हाफ सेल होते हैं, उनको किसी सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है और उनकी कंडक्टिविटी को फिर मेजर किया जाता है। उसमें आपने यहाँ पे मुझे क्यों नहीं दिख रहा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ गया वो इक्वेशन, एक मिनट, नहीं कोई फिगर दिख नहीं रही है, फिगर के बिना तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती, फिर भी बता देती हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या करते हो आप, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप क्या करते हो, मान लो कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस नहीं है मतलब खुद ब खुद नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके वो रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हो, ठीक है, क्लियर। और एक चीज और मैंने बताई थी आपको, डेल जी का बताया था ना मैंने कि डेल जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए। हमेशा एक और बात याद रखो, लिख लेना, शायद मैंने पीछे पता नहीं बोला है कि नहीं बोला, जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना, या फिर नर्स इक्वेशन से भी निकालते हो, है ना। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, ई सेल जो है आपका अगर पॉजिटिव आता है तभी आपकी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी। अदरवाइज अगर ई सेल आपका नेगेटिव आता है ना किसी केस में, तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अब इसका मैं आपको हल्का सा एग्जांपल एक समझा देती हूँ। एक क्वेश्चन जो था कि कैन वी कीप आवर कॉपर सल्फेट इन जिंक वेसल,
क्या हम कर सकते हैं कॉपर सल्फेट को जिंक वेसल में स्टोर? तो इसको समझने के लिए ना आपको सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होगी, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये जिंक और कॉपर का मैंने बताया भी था आपको, है ना, कि जिंक और कॉपर का जब हम एक कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं तो जिंक जिसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक कर लेना, पेज पलट के, तुम्हारे पास बुक है ही। तो जिंक जिसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, मतलब वो ऑक्सीडाइज होना प्रेफर करता है, जबकि कॉपर जो होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कॉपर गेन कर लेता है, ठीक है। तो आपने इसका जो ई सेल निकाला था, देखो मैं बता रही थी कि जब इनका ई सेल इनका जो ई सेल आता है वो 1.1 के आता है इक्वल। अभी दिखाती हूँ मैं कहाँ निकाला था मैंने, 2 मिनट रुक जाओ बस, गिव मी 2 मिनट्स। कहाँ निकाला था जी, एक क्वेश्चन में निकाला तो था मैंने जिंक और कॉपर का। चीजें कभी भी समय पर नहीं मिलती। हाँ देखो ये रहा, हाँ जी ये रिएक्शन, ये वाले है जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, है ना। ये कॉपर प्लस 2 समझ रहे हो ना, कॉपर सल्फेट में है, कॉपर प्लस 2, सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है 2 नेगेटिव, तो कॉपर के ऊपर कितना आएगा +2, है ना, क्लियर। तो जिंक जब कॉपर +2 के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, और देखो जिंक 0 से +2 में चला गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन, तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, वेर एज कॉपर +2 से गया है 0 में, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कॉपर का हुआ है रिडक्शन। तो यहाँ पर जब हमने इसका ई सेल निकाला तो हमने क्या करना था, ई आर मतलब राइट साइड में कैथोड होती है, और माइनस ई एल मतलब एनोड, लेफ्ट में आपकी एनोड होती है, ठीक है। ये भी मैंने बताया था आपको। तो कैथोड में से आपने कैथोड जो कि कॉपर है, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है यहाँ पर देखो, कैथोड पे रिडक्शन होता है, इतना मैंने बताया था, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है ना, तो कैथोड पे कौन है, कॉपर है, मतलब तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज योर 0.34, ठीक है, माइनस ईएल नोट, ईएल नोट मतलब जो आपका एनोड है, एनोड मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो मतलब जिंक आपकी एनोड है, ठीक है। तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल था, जो जिंक +2 में जा रहा था, ये जो दोनों वैल्यू होते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लेते हैं, बेशक चाहे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जिंक का जो हो तो ऑक्सीडेशन रहा है, बट यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको इनका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता है। मैंने बताया था क्योंकि जो ई सेल होता है ना, अकॉर्डिंग टू दी कन्वेंशन ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, की जो ई सेल हमने है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में पढ़ना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में नहीं बोला है उन्होंने, उसने उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही बोला है ई नॉट सेल को। तो इसलिए इसकी जो कैथोड वाले की वैल्यू भी रिडक्शन पोटेंशियल वाली लेनी होती है, और एनोड वाले की भी रिडक्शन पोटेंशियल वाली लेनी होती है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यू होती है वो सब रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही होती है, ठीक है, क्लियर। तो आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी आपकी किसकी, जिंक की, आप देख लेना टेबल उसमें दिया हुआ -0.76 है, ठीक है। तो आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे जब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वैल्यू क्या गई 1.10 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, आपका ई सेल जो आया है आपका वो पॉजिटिव है ना, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है, कोई नेगेटिव साइन तो नहीं लगा है, मतलब ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। मतलब जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, और कॉपर अलग निकल गया है, और जिंक क्या बन गया है, जिंक +2, मतलब जिंक सल्फेट बन गया है। जिंक +2 का मतलब समझ रहे हो ना, जिंक ने सल्फेट के साथ कॉम्बिनेशन किया है, ठीक है, तभी उसके ऊपर +2 चार्ज आया है, ठीक है। तो इसलिए आप कॉपर को कभी भी जिंक वेसल में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स करो, और हाँ कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट होता है, और जो मैंने पढ़ाया कि जो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंडक्टिविटी कैसे डायल्यूशन के साथ चेंज होती है, वो जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये जो चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, और हो सकता है कि सभी बच्चों को ये एकदम से समझ में भी नहीं आता, तो जस्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरी वीडियोस को फिर से वॉच कर लो, क्योंकि अब इसलिए मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ कि सो दैट यू कैन वॉच इट एनी टाइम, और कितनी बार देख लो आप, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, और यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, है ना, और तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब
कमेंट कर सकते हो, ग्रुप में पूछ लो, जैसे मर्जी, जैसे कन्वीनियंट लगता है। क्लियर? बट यह है कि आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वी आर डिवोटिंग अवर 7 to 8 आवर्स, ठीक है। मैं डेली मेरे 7 to 8 आवर्स सिर्फ वीडियो बनाने के हैं, ठीक है। और बाकी जो फालतू के काम आते हैं स्कूल से वो तो अलग ही हैं। बट इसलिए क्योंकि मेरी सिर्फ मेरा एक ही पर्पस है कि एटलीस्ट, बेशक अभी ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, मेरी कोशिश यही है कि तुम टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर सको, मैं तुमको एक बेस्ट कंटेंट दे सकूं जो मैं दे सकती हूँ। अभी रिसोर्सेज कम है, पेनटैब नहीं है। पेनटैब होता, कोई अच्छा कैमरा होता तो मे बी ना मेरे पास कोई बोर्ड है, जस्ट एक मेरा अपना ही लैपटॉप है, अपना ही सब कुछ है जो है। अभी स्कूल्स की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं मिला है, तो अभी जो भी रिसोर्सेज हैं उसी से ही करना पड़ेगा, ठीक है। बट चलो, बाकी अभी तक के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना देखें, ठीक है।